द बिग बैंग। कुछ भी नहीं में से ये सब कुछ निकल पाना ही शायद एक ऐसा इवेंट है जिसे ना देख पाना हम इंसानों की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। इसी से ही हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और यहाँ तक कि हमारा फ्यूचर भी, ये सब कुछ इस छोटे से एक बिंदु से ही शुरू हुआ। बिग बैंग के एक सेकंड के बाद अगर इस यूनिवर्स में कुछ था तो वो था रेडिएशन। और फिर इसी रेडिएशन में से स्प्लिट हुई यूनिवर्स की 4 सबसे फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि थी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एंड में इन सभी से स्प्लिट हुई द ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स के एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से एग्जिस्टेंस में आया सबसे पहले क्वार्क, और फिर आगे चलकर इन्हीं क्वार्क से बना यूनिवर्स का सबसे पहला न्यूक्लियस। फिर इसी न्यूक्लियस से आगे चलकर जन्म हुआ हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले एलिमेंट, यानी कि हीलियम का। और यहीं से शुरुआत हुई मैटर एज की। शुरुआत में यूनिवर्स में फैले हुए दूर दूर तक इन हीलियम्स के क्लाउड ने हमारे यूनिवर्स को और भी ज़्यादा तेज़ी से फॉर्म करने में मदद की। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब पहली बार न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स मिले और उन्होंने हमारे यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन को जन्म दिया। फिर इसी हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन के चलते हमारे यूनिवर्स ने जन्म दिया अपने पहले स्टार को। धीरे धीरे इन सभी स्टार्स को एक साथ जोड़ने का काम किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आई यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सीज। और इन सभी गैलेक्सीज से फॉर्म हुए सुपर क्लस्टर्स। यूनिवर्स के बनने के करीब 50 मिलियन सालों बाद एग्जिस्टेंस में आए सबसे पहले ब्लैक होल्स।
इनके एग्जिस्टेंस की मेन वजह थी स्टार्स का सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि हमारे नेचुरल लॉज भी यहाँ पर काम नहीं करते, और इसी की वजह से ये बन जाती है हमारे स्पेस की द रियल ब्यूटी। और फिर आगे चलकर स्टार्स के अंदर के एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स कंबाइन करके हमारे आज तक के जाने गए सभी एलिमेंट्स को फॉर्मेशन देती है, और आज ये सभी के सभी एटम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी इस यूनिवर्स जितनी ही पुरानी हो जाती है। और इन्हीं एटम्स ने मिलकर हमारे यूनिवर्स की सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी चीज़ों को बनाया है। और फिर हमारे यूनिवर्स में एक टाइम ऐसा भी आया जिसे कि हम इन्फ्लेशन एरा के नाम से जानते हैं, जिसने कि लाइट की स्पीड से हमारे यूनिवर्स को एक छोटे से बिंदु से एक ऐसे यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया जिसे कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी पूरी तरह नहीं खोज पाएंगे। और फिर इसी दौर में सामने आए यूनिवर्स के सबसे पहले एस्टेरॉइड्स। और इन्हीं एस्टेरॉइड्स ने हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट फॉर्मेशन की नींव रखी। और फिर हमारे यूनिवर्स के बनने के 8 बिलियन सालों बाद सामने आया हमारा सूरज, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि इसने धीरे धीरे सभी एस्टेरॉइड्स को अपने आसपास घेर लिया और अपनी इसी गोद में पनाह दी हमारी धरती को। और फिर आगे चलकर हमारी इस एक्सट्रीमली अनस्टेबल धरती को स्टेबल किया एक एस्टेरॉइड की टक्कर ने। और यही एस्टेरॉइड आगे चलकर बना हमारा चांद। हमारे यूनिवर्स के सिंगुलैरिटी में से निकलने के करीब 13 बिलियन सालों बाद हमारी धरती एग्जिस्टेंस में आई,
जो कि शुरुआत में इतनी ज़्यादा अनस्टेबल थी कि वो लाइफ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती थी। और उस टाइम पर हमारी न्यूली फॉर्म अर्थ का बायोस्फीयर एकदम वीनस की तरह था। लेकिन वो कहते हैं ना कि टाइम हैज़ द पावर टू चेंज। कहा जाता है कि करीब 2 बिलियन सालों से हमारी अर्थ के साथ इन एस्ट्रॉइड्स की टक्कर की वजह से हमारी अर्थ पर पानी का ट्रांसफ़र हुआ, जो कि लाया गया था इन आइस कैप्सूल्स के ही द्वारा। और इसी पानी की वजह से हमारी अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट्स में बायोलॉजिकल केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई। और इसी बायोकेमिस्ट्री ने अर्थ पे सबसे पहले एल्गी का फॉर्मेशन किया। और ऐसा होने के करीब 750 मिलियन सालों बाद अर्थ पे सबसे पहले सेल की भी फॉर्मेशन हुई। और यही वो पॉइंट था जहां से हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। और करीब 1 बिलियन साल बाद हमारी धरती पर पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया गया। और फिर यहीं से जन्म हुआ हमारी अर्थ पर पाए जाने वाली बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ का। इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मिलके हमारी इस अर्थ को हैबिटेबल प्लेनेट बनाया। फिर साइनोबैक्टीरिया ने एक साथ मिलकर इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया कि हमारा पूरा एनवायरनमेंट ऑक्सीजन से भर गया। ऑक्सीजन के बड़े बड़े बादलों ने मिलकर हमारे धरती के पूरे एनवायरनमेंट को कवर कर लिया। और यहाँ से शुरुआत हुई आइस एज की, जिसने कि करीब 11,500 ईयर्स तक हमारी अर्थ को आइस में कवर करके रखा।
लेकिन अभी भी धरती के अंदर एक्टिव वॉल्केनोस ने अपनी गर्मी का इस्तेमाल करते हुए हमारी धरती को दोबारा इस आइस एज से बाहर निकाला। शायद इस आइस एज की वजह से हमारी लैंड पर तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, लेकिन हमारी धरती के डीपेस्ट पार्ट्स में जहाँ अभी भी गर्मी मौजूद थी, वहाँ पे लाइफ ने पूरी तरह एवोल्यूशन किया। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब पहली बार एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदला, जिससे कि हमारी धरती के ऊपर भी फ्लोरा एंड फौना ने अपनी रफ्तार काफ़ी तेज़ी से पकड़ी और हमारी धरती को हरा भरा बनाया। प्रेजेंट डे से महज 650 मिलियन साल पहले ही लाइफ पहली बार ओशंस में से निकलकर धरती पर इवॉल्व करके आई और लैंड पर भी इवॉल्व करते हुए इसने रूप लिया आज तक के धरती पर विटनेस किए गए सबसे बड़े एनिमल यानी कि डायनासोर्स का। लेकिन शायद डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उस ग्रेट कोलिशन ने हमारी धरती पर मौजूद आज तक के सबसे बड़े एनिमल्स को पूरी तरह मिटा डाला और उसके बाद जो हमारी धरती की हालत थी वो शायद आज के प्रेजेंट डे मार्स से एकदम मेल खाती थी। उस ग्रेट कोलिशन के बाद भी कुछ इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उस कंडीशन में भी सस्टेन किया और कुछ मिलियन सालों के अंदर अंदर उन्होंने हमारी धरती को दोबारा डाइवर्स और फिर से उपजाऊ बना दिया। और एक बार फिर से धरती पर लाइफ साइकिल शुरू हो गया, जिसे कि और भी ज़्यादा तेज़ी दी फूड चेन ने, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी एकदम हाई लेवल पर रेगुलेट करने लगी। और अब वो टाइम भी ज़्यादा दूर नहीं था जब इस धरती को पहली बार अपना सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर मिलने वाला था, ह्यूमंस। The end of the time and universe.
इसका अंत ही इसकी शुरुआत में था, और वो शुरुआत कुछ ऐसी थी। इस यूनिवर्स के बनने से लेकर ह्यूमन एवोल्यूशन के अब तक के सफ़र में इंसान काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, और अभी हमें और भी ज़्यादा एडवांस होना है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन का और भी ज़्यादा एडवांस होना हमें और भी ज़्यादा सेफ बना सकता है, या फिर हमें एकदम ही अलग डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। और शायद वो दिन भी ज़्यादा दूर ना हो जब हमारी ही गलतियों की वजह से लेकिन ये भी उन कुछ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में से ही एक है। लेकिन अभी तक हम जिस यूनिवर्स के बनने से लेकर उसमें लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, वो असलियत में एक यूनिवर्स है ही नहीं, बल्कि वो हर एक मेजर इवेंट में होने वाले एक टाइमलाइन से बना हुआ यूनिवर्स है, जो कि स्ट्रिंग के हर एक फ्लक्चुएशन से बना है, और ये सभी फ्लक्चुएशंस मिलके हमारे आसपास इनफाइनाइट यूनिवर्स को बनाती है, जो कि हमारे इस मल्टीवर्स को डिफाइन करती है। अभी तक हमने दो यूनिवर्सेस के बनने से लेकर उन अलग अलग यूनिवर्स में लाइफ के इवॉल्व करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है, लेकिन अगर हम सभी यूनिवर्सेस के बारे में बात करें तो ये डिस्कशन भी एंडलेस हो जाएगी। तो अभी हम इस मल्टीवर्स के सबसे ज़्यादा उलझे हुए यूनिवर्स की टाइमलाइन में हैं, जो कि है यूनिवर्स 467। इस यूनिवर्स में मौजूद क्लाइमेट इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि शायद लाइफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई, लेकिन वहीं दूसरी ओर यूनिवर्स W764 इतना ज़्यादा वर्सेटाइल था कि उसने लाइफ को होल्ड कर लिया। ये हमारे आसपास मौजूद पॉसिबिलिटीज़ ही है जो कि हमारे मल्टीवर्स के ग्रैंड डिज़ाइन को कंप्लीट बनाती हैं। प्रेजेंट टाइम में हम अपने तीसरे यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स अल्फ़ा 47 में मौजूद हैं, जो कि अपने पुराने 15 बिलियन सालों के पास से गुजरता हुआ अपने अंत की शुरुआत में आ गया है, जिसका अंत शुरू हुआ सूरज के सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से। इस टाइम तक ह्यूमन सिविलाइजेशन भी टाइप 6 सिविलाइजेशन तक पहुंच चुकी होगी, और इस इनफाइनाइट ओशन में किसी छोटी सी जगह में अपना हैबिटेबल जोन बसा चुकी होगी।
लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एनर्जी क्राइसिस के चलते हमारी सिविलाइजेशन अपने आप में ही एक केओस बनकर पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अब हम अपने यूनिवर्स अल्फ़ा 47 में 1 ट्रिलियन साल आगे आ चुके हैं और ये टाइम वो आ गया है जब सभी स्टार अपने आप में ही ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर ये सभी स्टार्स धीरे धीरे बन जाएंगे वाइट डॉर्फ्स। और इसी सर्टेन टाइम के आसपास हमारे मल्टीवर्स के यूनिवर्स 467 में कुछ प्रॉब्लम की चलते हमारे यूनिवर्स को फैलाने वाली फोर्स यानी कि डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गई और हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई। और इस यूनिवर्स के बीच में मौजूद जितना भी मैटर था उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया कि ये यूनिवर्स अपने आप में ही एक वॉइड बन गया। लेकिन दूसरी ओर यूनिवर्स 47 में करीब 1 ट्रिलियन साल बाद सभी स्टार्स ब्लैक डॉर्फ बन गए। ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा है कि इसकी इमेजिनेशन कर पाना भी एक बेमतलब सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अभी हम इस यूनिवर्स में करीब 95 क्वाड्रिलियन साल आगे आ चुके हैं और यहाँ पे अब अगर कुछ बचा है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स। यूनिवर्स अल्फ़ा 47 अभी भी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और यूनिवर्स 467 एक वॉइड बनकर अपने आप में ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यूनिवर्स W74 सबसे बुरे दौर यानी कि द बिग रिप से गुजर रहा है। इस यूनिवर्स में डार्क एनर्जी अननोन रीजंस के चलते इस पूरे यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करते हुए चले जाती है, जिसकी वजह से हर एक मैटर में एक वायलेंट एक्सप्लोजन होने लगता है और इस यूनिवर्स को इसके एंड तक पहुंचाता है। इस यूनिवर्स में हर एक सेकंड करीब 1 सेक्सट्रिलियन एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जो कि इसकी एंडिंग को सबसे ज़्यादा वायलेंट एंडिंग बनाता है। यूनिवर्स अल्फ़ा 47 में हम इस टाइम पर करीब 40 खगोल क्वाड्रिलियन साल आगे आ चुके हैं। इस टाइम पर यूनिवर्स में हर जगह ब्लैक होल्स कोलाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बनाते हैं एक अल्ट्रा सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब हम एक
ऐसे अनइमेजिनेबल टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं जहां पर ये सुपर अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल भी इतना ज़्यादा हीटेड हो गया है, ये अपनी ही हीट के चलते इवेपोरेट करना शुरू हो चुका है। और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा भी आ जाएगा जब ये आखिरी बचा हुआ ब्लैक होल भी पूरी तरह इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाएगा और टाइम भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और हमारा यूनिवर्स अल्फ़ा 47 भी एंड हो जाएगा।